इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक शांति पसंद और प्रोफेशनल नारकोटिक्स ऑफिसर मैट से, जो एक डेंजरस माफिया हाइडआउट की रेड पर जाता है। वहाँ उसको मिलते हैं $20 मिलियन, जो इंडियन करेंसी में लगभग 180 करोड़ के बराबर है। और यही वो मोमेंट होता है जो उसकी इंटेंशंस को टेस्ट करता है। क्या मैट ये पैसा अपने लिए रख लेगा या फिर वो लॉ के साथ खड़ा रहेगा? ये सस्पेंस ही फिल्म का कोर है। फिल्म का पहला सीन इंट्रोड्यूस करता है ऑफिसर जैकी को, जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में काम कर रही होती है। वो एक फ्राइटेंड इन्फॉर्मेंट से बात कर रही होती है, जो विजिबली डर गई होती है। जैकी उसी हिम्मत देती है और प्रॉमिस करती है कि वो उसकी सेफ्टी के लिए रेडी है। लेकिन फिर जैसे ही जैकी अपनी कार से बाहर निकलती है, कुछ अननोन किलर्स उस पे अटैक करते हैं। वो उसे मारने के लिए आ चुके होते हैं। जैकी क्विकली रिएक्ट करती है और गनफायर एक्सचेंज में उनको रोक देती है। उस सिचुएशन में जैकी अपने फोन से एक अर्जेंट मैसेज भेजती है और फिर फोन को पानी में थ्रो कर देती है ताकि कोई ट्रेस ना हो। लेकिन किलर्स उस पे अटैक करते हैं और उससे लगभग मार ही देते हैं। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है एक हाई स्टेक्स एक्शन थ्रिलर में, जहाँ मैट और उसकी टीम को डील करना पड़ता है माफिया के मिलियंस के साथ, बिट्रेल और उनके खुद के कोलीग्स के हिडन मोटिव्स के साथ। फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे ट्रस्ट और ग्रीड का एक डेंजरस मिक्स पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच का सिनेरियो क्रिएट करता है। हर कैरेक्टर की लॉयल्टी क्वेश्चन होती है और हर टर्न पे सस्पेंस बढ़ता है। और ये पूरी कहानी हमें एक्शन, ड्रामा और माइंड गेम्स का अल्टीमेट कॉम्बो देकर एंगेज करती है, जहां हर कैरेक्टर के डिसीजंस एक दूसरे के फेट को अफेक्ट करते हैं। ये फिल्म नहीं सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे पैसा और पावर इंसान की मॉरल कॉम्पास को डिस्टोर्ट कर देते हैं। अगली सुबह स्टोरी कंटिन्यू होती है और हमें दिखता है जैकी की टीम का लीडर मैट, जो अपने बॉस के साथ इंटेंस कॉन्वर्सेशन में होता है। ये टेंशन इसलिए है क्योंकि जैकी को किसी ने मारा था और बॉस को लगता है कि ये काम उसकी ही टीम का कोई मेंबर कर सकता है। यहाँ से FBI की स्पेशल टीम की एंट्री होती है, जिसमें हमें दिखता है ऑफिसर स्कॉट एटकिंस, जो जैकी की टीम से डिटेल्स ले रहा होता है। साथ ही वहाँ डैनी, एक कॉन्फिडेंट फीमेल ऑफिसर, और माइक, एक चाइनीज ऑफिसर भी होते हैं, जो जैकी के बारे में बात करते हैं और उसकी प्रोफेशनलिज्म और ऑनेस्टी को याद करते हैं। उनका कहना है कि जैकी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफिसर थी और उसके डेथ से उनको इमोशनल इम्पैक्ट हुआ है। स्कॉट एटकिंस फिर टीम मेंबर बेन से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करता है। बेन को खुद भी समझ नहीं आता कि जैकी की डेथ का रीजन क्या हो सकता है, लेकिन स्कॉट को पता होता है कि बेन और जैकी का पर्सनल अफेयर चल रहा था और बेन को याद आता है कि पिछले कुछ हफ्तों में वो जैकी के साथ काफी वक्त स्पेंड कर चुका है। स्कॉट फिर उनके रिलेशनशिप के ऊपर काफी पॉइंटेड क्वेश्चंस करता है और टेंशन एस्केलेट होती है। बेन और स्कॉट के बीच वर्बल कॉन्फ्रंटेशन और आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। टीम के बाकी ऑफिसर्स जल्दी से आके उनको सेपरेट करते हैं ताकि सिचुएशन और आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। इसके बाद मैट के बॉस उनसे पूछते हैं कि ये दोनों लोग हमेशा क्यों फाइट करते रहते हैं। मैट का रिएक्शन यहाँ स्टोरी में सस्पेंस और टेंशन को और हाइटन करता है और ऑडियंस के लिए ये मोमेंट एक ग्लिम्स देता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स और पर्सनल इमोशंस भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में कितना क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि बेन और मैट सही में बायोलॉजिकल ब्रदर्स हैं और उनकी कांस्टेंट फाइट्स का रीजन सिर्फ यही है। बेन वहाँ वॉशरूम से भड़का हुआ निकलता है और मैट उससे एनकाउंटर करता है, जहाँ उनकी टेंशन और बढ़ जाती है। बेन का बॉस के साथ रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है और दोनों अभी भी जैकी के डेथ से इमोशनली डेवास्टेटेड है। उनका गोल है जैकी के मर्डर को ढूंढना, लेकिन FBI का एनालिसिस अभी भी ये सजेस्ट कर रहा है कि कोई इंसाइडर या टीम मेंबर इन्वॉल्व हो सकता है। मैट फिर क्लैरिफाई करता है कि उनका बॉस भी सिचुएशन के बारे में क्लूलेस है। इसके बाद बेन अपनी टीम के साथ कैजुअली बातें करने लगता है और वहाँ उसके टीम के 3 और मेंबर्स भी अपने कोलीग्स के साथ चिल कर रहे होते हैं। तब हमें दिखता है मैट के पास जैकी का लास्ट मैसेज, जिसमें एक टिप दिया गया था कि हाईली में एक हाउस है जहां ह्यूज क्वांटिटी का कैश हिडन है। ये टिप मैट को जैकी ने ही कॉन्फिडेंशियली दिया था।
इसी वक्त बाहर DEA ऑफिसर काइल अपनी टीम के साथ एक्शन मोड में एंटर करता है। उनका काम है क्रिमिनल्स को ट्रैक और कैप्चर करना, और उनकी और बेन की टीम की पहले से ही स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन है। दोनों टीम्स ने पहले भी मल्टीपल हाई प्रोफाइल माफियाज को कैप्चर किया था, इसलिए उनका कोऑर्डिनेशन परफेक्ट है। मैट वापस आता है और टीम्स के साथ मीट करता है। वो सबको ब्रीफ करता है कि हमें एक हाई स्टेक्स रेड करनी है, एक ऐसे घर में जहां बहुत सारा इलीगल कैश है। टीम को गाइड करने के लिए मैट हर मेंबर को अलग अलग नंबर्स देता है, ये ताकि हु नोज हाउ मच कैश ईच मेंबर एक्सपेक्ट्स का सस्पेंस मेंटेन रहे और बिट्रेल का ट्विस्ट भी पॉसिबल हो। यही से स्टोरी में टेंशन और थ्रिल स्टार्ट होती है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि कैसे मैट और उनकी टीम रेड एक्सिक्यूट करते हैं और कौन कौन सीक्रेटली उनके प्लान में बीट्रे करने की सोच रहा है। मैट यहाँ क्लियर करता है कि इस पूरी एरिया के ज्यादातर घर माफिया के कंट्रोल में है, इसलिए उन्हें पूरा यकीन था कि कैश यही से मिलेगा। इसी मोमेंट पर साशा को मैट और बेन दोनों पर सीरियस डाउट होने लगता है। उसकी नजर मैट के हाथों पर बने टू स्ट्रेंज टैटूज पर पड़ती है। वो उनका मीनिंग पूछती है। मैट कामली एक्सप्लेन करता है कि ये टैटूज असल में क्वेश्चन और आंसर है। एक हाथ पर सवाल लिखा है, आर वी गुड कॉप्स, और दूसरे हाथ पर जवाब, यस वी आर गुड कॉप्स। लेकिन ये सुनकर भी क्लियर होता है कि सब कुछ स्ट्रेट नहीं है। उसके बाद मैट और बेन ऊपर जाते हैं और ड्रम्स नीचे लाना स्टार्ट करते हैं। जब पहला ड्रम ओपन होता है तो अंदर बंडल्स ऑफ कैश होते हैं, लगभग $1.4 मिलियन सिर्फ एक ड्रम में, और ऐसे टोटल 14 ड्रम्स होते हैं, मतलब ओवरऑल $20 मिलियन, जो साउथ एशियन करेंसी में हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स के बराबर बनता है। मैट खुद भी शॉक में होता है और कहता है कि अपनी पूरी सर्विस लाइफ में मैंने इतनी बड़ी रेड कभी नहीं देखी। फिर मैट एक इम्पोर्टेंट रेड प्रोटोकॉल एक्सप्लेन करता है। वो कहता है, जब इतनी बड़ी कैश रिकवरी होती है तो रूल ये होता है कि मनी को वही काउंट किया जाता है जहां से मिलती है। और इसी के साथ मैट एक और अनएक्सपेक्टेड कमांड देता है, तुम सब अपने फोन्स मुझे हैंड ओवर करो। ये सुनते ही पूरी टीम का मूड चेंज हो जाता है। टेंशन, कंफ्यूजन और गुस्सा सबके फेसेस पर क्लियरली नजर आने लगता है। लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि किसी के पास ऑप्शन नहीं होता। एक के बाद एक सब अपने फोन्स मैट को दे देते हैं, और यही से स्टोरी डार्क और डेंजरस डायरेक्शन में मूव करने लगती है। अगर आप इस इंटेंस स्टोरी को एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी ओपिनियन शेयर करो और फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो और भी ट्विस्टेड, ब्रूटल और शॉकिंग है। मैट यहाँ एक चीज क्लियर कर देता है कि आज ये मिशन सिर्फ रेड नहीं है, इसे हर हाल में कंप्लीट करना है। उसके बाद मैट सारे ड्रम्स नीचे ले आता है और डैनी और तबित को ऑर्डर देता है कि कैश यही बैठ कर काउंट करो, जबकि माइक को कहता है कि बाहर जाकर पूरे घर और एरिया पर नजर रखे। इतने में बायन कहता है, रात काफी हो चुकी है और अमाउंट भी बहुत ज्यादा है, हमें यहाँ से मूव कर जाना चाहिए। लेकिन मैट बिल्कुल कोल्ड टोन में जवाब देता है, रूल क्लियर है, इतनी बड़ी रिकवरी हो तो मनी वही काउंट होती है जहाँ से मिलती है। और एक और बात, इस ऑपरेशन के बारे में हम अपने बॉस को भी अभी इन्फॉर्म नहीं करेंगे। बायन ये सुनकर याद दिलाता है कि जैकी ने उससे पहले ही कहा था कि एक बहुत बड़ी ट्रिप आने वाली है, और ये हो सकता है कि ये वही केस हो। मैट बिना इमोशन के कहता है, मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले हमें यहाँ का कंट्रोल लेना है। इसी वक्त माइक रेडियो पर अलर्ट देता है कि बाहर कुछ पुलिस व्हीकल्स आ चुकी है। बायन और मैट तुरंत बाहर जाते हैं। वहाँ लोकल ऑफिसर्स उनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। बायन कामली बताता है कि नारकोटिक्स यूनिट की रेड चल रही है, लेकिन लोकल ऑफिसर जवाब देता है, इस रेड की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। ये सुनकर मैट और बायन दोनों का टेम्पर हाई हो जाता है, क्योंकि उन्हें क्लियर नजर आ रहा होता है कि ये लोअर रैंक ऑफिसर्स हैं और उनका यहाँ अचानक आना नॉर्मल कोइंसिडेंस नहीं लग रहा। मैट के लिए ये सिर्फ एक रेड नहीं रही होती, अब ये ट्रस्ट और बिट्रेल का गेम बन चुका होता है, जहाँ हर बंदा डाउट के सर्कल में आ चुका है। और यही से फिल्म की स्टोरी और भी डेंजरस और ट्विस्टेड डायरेक्शन में एंटर करती है।
जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो ऑफिसर पहले से सस्पेंडेड था, ये बात सुनते ही दोनों वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। इस मोमेंट पर बायन और मैट दोनों समझ चुके होते हैं कि कुछ सीरियस और रॉन्ग चल रहा है। अगर उन लोगों को कैश के बारे में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन होती तो वो लोग सीधा अटैक भी कर सकते थे, और ये रिस्क दोनों को बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होता है। इसीलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि अब कोई चांस नहीं लेना। बायन और मैट वापस अंदर आते हैं और सबको ऑर्डर देते हैं कि गन्स रेडी रखो और बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनो। सिचुएशन अब नॉर्मल रेट से निकल चुकी होती है। इधर साशा को बांध कर रखा होता है और वो पूरी तरह पैनिक और गुस्से में होती है। उसी वक्त बाहर माइक नजर आता है, जो चुपके से अपना सेकंड बर्नर फोन निकालता है और अपने चीफ को मैसेज करता है, जैकपॉट मिल गया है, लेकिन लग रहा है यहाँ कुछ बहुत गलत होने वाला है। अंदर मैट साशा से इंटेरोगेशन शुरू करता है। साशा बताती है कि 2 आदमी आए थे जो ये पैसे यहाँ रख कर गए थे। उन्होंने क्लियर कहा था कि अगर कोई आए तो जितना चाहे ले जाने दो, हमें पैसों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहीं पर साशा की नजर मैट के फोन पर पड़ती है, जहां उसके बेटी की फोटो लगी होती है। वो पूछती है, ये कौन है? मैट थोड़ा रुक कर कहता है, ये मेरा बेटा है। इसके बाद मैट और बायन साशा का बैकग्राउंड रिकॉर्ड चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सॉलिड क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिलती। और यही से डाउट और गहरा हो जाता है, क्योंकि जो लड़की इतने बड़े कार्टेल के पैसों के बीच फांसी हुई है, उसका रिकॉर्ड इतना क्लीन होना बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं लगती। अब गेम सिर्फ पैसों का नहीं रहा, अब ये गेम है ट्रस्ट, बिट्रेयल और सर्वाइवल का। फिर अचानक फोन बजता है। बेन फोन उठाता है। सामने से आवाज आती है, जितना अच्छा पैसा चाहिए लेकर यहाँ से निकल जाओ। सिर्फ 5 लाख के लिए अपनी जान का रिस्क मत लो। इसके बाद बन मैट को साथ लेकर एक अलग रूम में आ जाता है। बन बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि मैट को पहले ही एक टिप मिली थी। बन कहता है कि पहले बात 3 लाख की थी, वो अमाउंट ठीक थी, लेकिन जब फोन आया अमाउंट अचानक 5 लाख हो गई। इसी वक्त बन को समझ आ जाता है कि मैट कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। मैट किसी भी चीज का जवाब देने से मना कर देता है, लेकिन बन को क्लियर हो चुका होता है कि मैट कोई बिग गेम खेल रहा है। इसी दौरान तबित और डैनी बाहर पैसे काउंट कर रहे होते हैं। इतना ज्यादा कैश देखकर उनके दिमाग में भी ख्याल आता है कि अगर थोड़ा सा पैसा अपने पास रख लें तो अपनी जिंदगी को बेटर बना सकते हैं। दूसरी तरफ बन बाहर निकल कर काइल को फोन करता है और उससे मदद के लिए वहां आने को कहता है। वो अपने भाई को भी फोन करना चाहता होता है, लेकिन काइल मना कर देता है। टैब बन उसे बताता है कि मैट को एक सीक्रेट टिप मिली थी, इसलिए वो लोग एक हाउस रेड के लिए आए थे। यहाँ उन्हें हद से ज्यादा पैसा मिल गया है, लेकिन मैट ने अभी तक बॉस को कुछ भी नहीं बताया। काइल कहता है कि उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, जैकी के मर्डर केस को सॉल्व करना। काइल भी इमोशनली ब्रोकन था। उसका बेटा कैंसर से मर चुका था और उस ट्रेजेडी के बाद उसकी वाइफ ने भी उसे छोड़ दिया था। इसीलिए वो बहुत परेशान था, लेकिन फिर भी कहता है, मैं तुम्हारी मदद के लिए वहाँ आ रहा हूँ। इसी दौरान साशा देखती है कि मैट अंदर जाकर दोनों विमेन से मिलता है। वहाँ मैट उन दोनों के साथ सारा पैसा चुराने का प्लान बना लेता है। दूसरी तरफ बाहर बन और माइक मिलते हैं। माइक बताता है कि पूरा एरिया बिल्कुल सुनसान है, कहीं भी कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। तब अचानक सामने वाले घर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। उस घर के अंदर से कोई मोर्स कोड के जरिए गालियां दे रहा होता है। बन गुस्से में आकर उस आदमी को सबक सिखाने के लिए उस घर की तरफ बढ़ता है। इसी वक्त माइक अंदर चला जाता है ताकि मैट से मिल सके। अंदर साशा चुपके से मैट की बातें सुन रही होती है। मैट अपने चीफ को कॉल करके झूठ बोलता है कि इस रेड में उन्हें सिर्फ $5 लाख मिले हैं और वो लोग वापस आ रहे हैं। तभी माइक अंदर आ जाता है। मैट के बाहर जाते ही साशा माइक से कहती है, तुम्हारा बॉस और ये दोनों विमेन यहाँ का सारा पैसा चुराने वाले हैं और तुम्हें इस बात का किसी को बताना होगा। इसी दौरान फिर से अंदर की तरफ फोन बजता है और इस बार डैनी फोन उठाता है। सामने से सीधी धमकी मिलती है
तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट्स है, यहाँ से निकल जाओ वरना तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। बाहर माइक को समझ आ जाता है कि बात बहुत बिगड़ने वाली है। वो तुरंत अपने चीफ को दोबारा मैसेज करता है और कहता है कि पैसे बहुत ज्यादा है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है, प्लीज जल्दी यहाँ पहुँचिए। उसके बाद माइक अंदर आता है और दोनों लड़कियों से बात करता है। लड़कियां कहती है कि अभी तक सब ठीक चल रहा है। इसी वक्त मैट भी वापस अंदर आ जाता है। डैनी घबराते हुए बताती है कि सिर्फ 5 मिनट्स में गुंडे यहाँ पहुँचने वाले हैं और उसी मोमेंट बाहर से फायरिंग शुरू हो जाती है। गुंडे अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और ऑफिसर्स भी जवाब में फायरिंग करते हैं। इसी भयानक फायरिंग के बीच तबित गोली लगने से जख्मी हो जाती है। मैट और माइक तुरंत बाहर निकलकर भागते हुए गुंडों का पीछा करते हैं। दोनों उन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन गुंडे अपनी गाड़ी में बैठकर इस एरिया से फरार हो जाते हैं। इसी दौरान बन एक गुंडे को पकड़कर बाहर लाता है। वो बताता है कि ये माफिया का आदमी है, लेकिन इसने फायरिंग में हिस्सा नहीं लिया। फिर वो गुंडा अपने मैक्सिकन माफिया बॉस से फोन पर बात करवाता है। माफिया बॉस साफ कहता है, तुम लोगों को घर के अंदर जो भी पैसा मिला है वो हमारा नहीं है, हमें उस पैसे से कोई लेना देना नहीं। और जैकी के मरने के बाद कहानी एक और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है। माफिया बॉस आगे कहता है, पुलिस ऑफिसर्स हमारे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे लोगों ने जैकी को नहीं मारा और जो उसका कातिल है वो तुम लोगों में से कोई हो सकता है। हम अपनी मुश्किल और बढ़ाकर तुम पर अटैक करवाना नहीं चाहते, इसलिए हमने वहाँ किसी को भी नहीं भेजा। ये सुनते ही मैट और बन दोनों शॉक में आ जाते हैं। कुछ देर बाद वो तीनों वापस घर के अंदर आते हैं। मैट पूरी टीम को बताता है कि ये पैसा माफिया का नहीं है, इसलिए उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। डैनी फौरन बोलती है, फिर तो हम ये पैसा रख सकते हैं। चीफ को सिर्फ उतना अमाउंट बता देंगे जितना मैट ने पहले नंबर्स दिए थे, बाकी पैसा हम अपने पास रख लेंगे। ये सुनते ही बन का गुस्सा फूट पड़ता है। उससे लगता है कि मैट का बाहर के गुंडों के साथ कोई कनेक्शन है और पूरा प्लान उसी ने बनाया है ताकि ये सारा पैसा चुरा सके। मैट पलट कर कहता है, तुम खुद अभी माफिया के आदमी के साथ बाहर मिले हो, तुम भी चोर हो सकते हो। बन गुस्से में जवाब देता है, उस माफिया ने भी माना है कि जैकी को उसने नहीं मरवाया और उसे ये भी पता था कि जैकी को हमारी टीम के किसी आदमी ने मारा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैकी का कातिल तुम हो। मैट इस इल्जाम को सीधा मना कर देता है और फिर दोनों भाइयों के बीच बहुत बड़ी और खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। हाथापाई, चीखना और पूरा माहौल गर्म हो जाता है। टैप माइक बीच में आकर दोनों को मुश्किल से अलग करता है और सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल में लाता है। उसके बाद माइक सबको कहता है, पहले पैसा भरो, बाकी बातें बाद में होंगी। और यही से कहानी और भी ज्यादा डेंजरस डायरेक्शन में चली जाती है। माइक कहता है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। उसके बाद माइक वॉशरूम में जाता है। वहाँ जाकर उसे एहसास होता है कि शायद उसका फोन बाहर गिर गया था। इसी दौरान बन काइल को वहाँ बुलाता है। काइल आने के लिए मान जाता है और बन उससे बताता है कि उनकी गाड़ी के टायर्स पंचर कर दिए गए हैं, इसलिए उससे ट्रक लेकर आना होगा। माइक वापस आकर साशा से फोन मांगता है, लेकिन साशा का फोन भी मैट के पास होता है। टैप माइक कैंडल्स देखता है और पूरे घर में आग लगाना शुरू कर देता है ताकि सबूत खत्म हो जाए। अंदर की तरफ माइक डैनी और तबित के साथ सारा पैसा बैग्स में भर लेता है। फिर वो दोनों को एक नंबर बताता है जो उन्हें ऑफिसर्स को बताना होगा। पूरे घर में आग फैल चुकी होती है। तीनों पैसों के बैग्स लेकर बाहर निकलते हैं और तब तक काइल अपना ट्रक लेकर पहुंच चुका होता है। माइक सारा पैसा काइल के ट्रक में रखवा देता है। उसके बाद वो डैनी और तबित को कहता है कि वो साशा के साथ पुलिस स्टेशन चले जाए। खुद माइक बन और काइल के साथ ट्रक में बैठकर निकल जाता है। ट्रक आगे बढ़ने लगता है। सब लोग अपनी गन्स रेडी रखते हैं और बन अपने चीफ को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच माइक कहता है, अब जो होने वाला है वो सब के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। माइक कहता है कि मैट ने चीफ को गलत नंबर दिया है। इसी वक्त मैट के जहन में शक पैदा होता है
कि कहीं माइक ही गद्दार तो नहीं, क्योंकि साशा ने खुद माइक और उसके चीफ की बातचीत सुनी थी। मैट ने जानबूझकर साशा के सामने चीफ को झूठी कॉल करने का ड्रामा किया था और साथ ही दोनों लड़कियों को इशारा भी दे दिया था कि वो साशा को फंसाने के लिए पैसे चुराने की बात कर रहा है। उसका प्लान ये था कि साशा ये सब माइक को बताए और माइक अपने लोगों को यहाँ बुला ले। लेकिन माइक सीधा कहता है, मैं कोई गद्दार नहीं हूँ और मेरा कोई साथी भी नहीं है। टैब मैट माइक को बताता है, मैंने सिर्फ तुम्हें ही 0.5 मिलियन का नंबर बताया था, बाकी टीम के हर मेंबर को मैंने अलग अलग अमाउंट बताए थे। मैट कहता है, सिर्फ तुम्हें पता था वो एग्जैक्ट अमाउंट और उसी नंबर पर बन को बाहर से धमकी मिली थी। माइक फौरन जवाब देता है, मेरा फोन तुम्हारे पास था, मैं धमकी कैसे दे सकता हूँ। इसी वक्त बन माइक का दूसरा फोन निकाल लेता है, जो उसने पहले माइक के कपड़ों में से चुरा लिया था जब वो बेसबॉल बैट के साथ फाइट कर रहा था। यही से सब क्लियर हो जाता है कि माइक ने ही गुंडों को कॉल करके उन पर अटैक करवाया था। उसके बाद बन और माइक सामने वाले घर में मिलते हैं, जहां माइक बन को बताता है कि उसे कल रात जैकी का मैसेज आया था। उस मैसेज में इसी घर में पैसे होने का जिक्र था। उसे सब कुछ पहले से पता था और इसीलिए वो टीम के हर मेंबर को अलग अलग नंबर्स बता रहा था ताकि असली गद्दार सामने आ सके। और जब धमकी सिर्फ माइक वाले नंबर पर आई तो पिक्चर क्लियर होने लगी। फिर बन और मैट ने माइक से उसके बॉस का नाम पूछा, लेकिन माइक ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने काइल से सवाल किया, तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो, अपनी टीम को साथ क्यों नहीं लाए? काइल कहता है, मेरी टीम घर वापस चली गई थी। इसी पॉइंट पर बन और मैट दोनों कह देते हैं, हमें पता है कि तुम ही माइक के साथी हो। काइल हंसने लगता है जैसे सब कुछ एक मजाक हो। तब उन्होंने माइक से कहा कि अगर सच बोल रहा है तो अभी अपने बॉस को कॉल करे। माइक जैसे ही फोन मिलाता है, अचानक काइल का फोन बजने लगता है। उसी सेकंड सब कुछ समझ आ जाता है। माइक और काइल ही इस पूरे प्लान के पीछे थे और दोनों मिलकर टीम को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। अगले ही मोमेंट वहाँ शूटिंग शुरू हो जाती है। इस फायरिंग में एक ऑफिसर जख्मी हो जाता है और काइल मौका देखकर बन और मैट को मारकर उनकी गन्स छीन लेता है। फिर काइल उन दोनों को ऑफर देता है, पैसे आधे आधे बांट लेते हैं, सब यही खत्म। मैट सीधा पूछता है, क्या तुमने ही जैकी को मारा था? इस पर माइक सच बोल देता है, काइल ने ही जैकी को मारा था और पास्ट में भी वो ऐसे कामों में इन्वॉल्व रहा है। दोनों जब साथ में नजर आए तब सच पूरी तरह क्लियर हो गया। माइक और काइल ने मिलकर सिर्फ पैसों के लिए ऑफिसर जैकी को कत्ल किया था। इसी दौरान बन का फोन बजता है। वो फोन लाउड स्पीकर पर रखता है और कॉल होती है स्कॉट से। स्कॉट कहता है, हम रेडी है। और अगले ही सेकंड स्कॉट की टीम ने उनकी गाड़ियों को आगे से घेर लिया। स्कॉट सबको हुक्म देता है, गाड़ी से बाहर निकलो। इसी मोमेंट पर काइल अपनी ऑफर दोबारा रखता है। वो कहता है, अगर हम माइक को मार दे तो दोनों टीम्स मिलकर इस ड्रग्स के पैसे बचा सकती है और सब कुछ यही खत्म हो जाएगा। बन सीधा जवाब देता है, काइल, मैंने अभी तक स्कॉट का फोन कट नहीं किया और वो सब कुछ सुन रहा है। ये सुनते ही काइल फायरिंग शुरू कर देता है, कैश से भरा बैग उठाता है और वहाँ से भाग निकलता है। साथ ही माइक भी एक बैग उठाकर जंगल की तरफ भागता है। उसके बाद एक इंटेंस चेस सीन होता है। आखिर बन काइल की गाड़ी को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ जंगल के अंदर माइक और मैट आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट होती है और आखिर मैट माइक को हरा देता है। इधर काइल बन से कहता है, जितने पैसे चाहिए ले लो, बस मुझे छोड़ दो। बन बैग खोलता है और काइल को दिखाता है। बैग के अंदर $1 भी नहीं होता, सिर्फ बुक्स भरी होती है। उसी लम्हे काइल को समझ आ जाता है कि उसे पूरी तरह फंसा दिया गया है। आखिरकार मैट ने काइल को गोली मारकर खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं था, ये जैकी की मौत का बदला था। दूसरी तरफ मैट माइक को अरेस्ट कर लेता है और उससे वहाँ से ले जाता है ताकि उसे उसके गुनाहों की सजा मिल सके। फिर हमें डैनी और तबित नजर आती है, जिनके साथ साशा भी होती है। उनकी गाड़ी के ट्रक में सारा कैश सेफली लोड होता है। वो सीधा अथॉरिटीज के पास जाकर पूरा पैसा हैंडओवर कर देते हैं।
ऑफिसर्स पैसा गिनते हैं और मैट और उसकी टीम बिल्कुल वही अमाउंट बताती है जो ऑफिशियली रिकवर हुआ था। इस ऑनेस्टी की वजह से ऑफिसर्स मैट और उसकी टीम की बहुत तारीफ करते हैं। तब सब देखते हैं कि अथॉरिटीज ने साशा को टोटल अमाउंट का 20% दिया है। यहीं पर एक और सच सामने आता है। साशा असल में जैकी की इन्फॉर्मेंट थी, जिसे जैकी फिल्म की शुरुआत में बात कर रही थी। अपनी दादी के घर के बाद ये पैसा साशा के लिए जिंदगी बदलने वाला था। इसी वजह से पूरी टीम के चेहरों पर सुकून और खुशी थी। थोड़ी देर बाद डैनी और तबित घर के लिए निकल जाती है। उधर बन जाकर स्कॉट से मिलता है और उसकी मदद के लिए दिल से थैंक्स कहता है। दोनों भाइयों को साथ काम करके एक्चुअली बहुत मजा आया होता है। आखिर में साशा आती है और मैट का शुक्रिया अदा करती है। उसे पता होता है कि मैट ने सिर्फ लॉ फॉलो नहीं किया बल्कि इंसानियत भी जिंदा रखी। और इसी नोट पर फिल्म खत्म होती है।